SA 570 गोइंग कंसर्न। इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स, गोइंग कंसर्न क्या होता है। टॉपिक 2 है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक 3 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक 4 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। टॉपिक 5 है इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट एंड गोइंग कंसर्न। सबसे पहले इन 5 टॉपिक को करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स, यानी कि गोइंग कंसर्न बेसिस है क्या। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट हैं। इसमें 4 पॉइंट में हिंदी बताता हूँ कि मतलब क्या है। सबसे सबसे पहला पॉइंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं आने वाले पीरियड के लिए, फोर्सिबल पीरियड के लिए। और दूसरा पॉइंट का मतलब है कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि अपने बैलेंस शीट, P&L, ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे। ठीक है, हमने एग्जांपल दे दिया कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर क्या करते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करता है कि अगर हम गोइंग कंसर्न बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो ये डीमली अज्यूम्ड है कि अजम्पशन आप लेके चल रहे हो अपने दिमाग में कि आप अपने एसेट को रियलाइज कर पाओगे, यानी कि बेच बेच के पैसे ले पाओगे, और अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाओगे, यानी कि पे ऑफ कर पाओगे। अगर आप GC फॉलो कर रहे हो तो आप ये करोगे। और चौथा है एक्सेप्शन, यानी कि अगर आप GC फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप किस बेस पे अपना अकाउंटिंग बनाओगे, आप लिक्विडेशन बेस पे अपना अकाउंटिंग बनाओगे। तो देखते हैं कि गोइंग कंसर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिक में इंट्रोडक्शन क्या है। टॉपिक 1, फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड on assumption that entity will continue its operation for foreseeable period. Point 2, general purpose financial statement are prepared using going concern basis. Point 3, when going concern basis of accounting is appropriate, it is deemedly assumed that entity will be able to realize its asset and discharge its liability in normal course of business. Point 4, entity is not going concern, then financial statement are prepared on liquidation basis. टॉपिक 2 पे आने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर देते हैं कि गोइंग कंसर्न को इवेल्युएट करना, मतलब कि गोइंग कंसर्न को एसेस करना कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है चेक करना कि क्या जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट की है गोइंग कंसर्न की, क्या वो अप्रोप्रिएट है। दूसरा, उसको देखना कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, कोई इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करता है जो कि अपना डाउट कर सकता है कि एंटिटी शायद गोइंग कंसर्न ना हो। ये डाउट की बात हो रही है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, क्या वो एग्जिस्ट करती है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या उसको डिस्क्लोज किया है एंटिटी ने, और अगर डिस्क्लोज किया है तो उसके लिए अलग रिपोर्टिंग करेगा ऑडिटर, और डिस्क्लोज नहीं किया तो अलग रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि क्या बेसिक चलेगा। अब आता है टॉपिक 2 पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेस करना गोइंग कंसर्न को। इसमें 3 पॉइंट हैं। पॉइंट ए बात करेगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इफ FRF ने नहीं बोला, इवन इफ किसी लॉ ने नहीं बोला, किसी ने एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं डाली, तब भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट ए, इट इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न इवन इफ FRF डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट। पॉइंट बी बात करता है कि जो हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं असेस करने की, वो बेस होती है किसी न किसी जजमेंट पे। वो जजमेंट ड्रॉ करता है, वो कुछ ना कुछ असम्पशन लेता है, और जजमेंट लेता कैसे एनवायरनमेंट में, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बिल्कुल अनसर्टन है। ठीक है, पॉइंट बी, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इन्वॉल्व मेकिंग अ जजमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स ऑफ कंडीशन एंड आउटकम। पॉइंट सी बात करता है कि जो हमने बोला कि मैनेजमेंट जो अपना जजमेंट ड्रॉ करता है, उस जजमेंट पे गोइंग कंसर्न का वो पता करता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो जजमेंट किस फैक्टर पे बेस होते हैं, तो पॉइंट से उसकी बात करता है। इसमें 3 पॉइंट आएंगे, 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर लिंक है क्योंकि दोनों में डिग्री की बात हो रही है। फर्स्ट फैक्टर की सबसे पहले थर्ड पॉइंट का देखते हैं। पॉइंट सी, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलिवेंट टू दैट जजमेंट ऑफ ऑडिटर, टू दैट जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी associated with outcome and event of condition. Point 2, factor 2, degree to which entity is affected by external factor and size and complexity of entity. Point 3 or point C, point 3 or factor 3, judgment about future is based on information available at the time judgment is made. Therefore, any subsequent event may result in outcome being inconsistent विद द जजमेंट। यानी कि तीसरा फैक्टर बात करता है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है जिससे जिस बेस पे आप अपना जजमेंट ड्रॉ कर रहे हो वो क्या पता बेस ही आपका बदल जाए। ठीक है, तो ये तो अपने 3 पॉइंट थे, 3 फैक्टर थे, और ये अपना टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं टॉपिक 3 पे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें टोटल 5 पॉइंट हैं। पहले 2 पॉइंट हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, और बाकी की 3 पॉइंट हैं मिसलेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहला पॉइंट बताएगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑब्टेन करे एविडेंस कि क्या गोइंग कंसर्न का यूज़ जो मैनेजमेंट कर रही है क्या वो अप्रोप्रिएट है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया उसके बेस पे वो कंक्लूड करे
क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि डाउट कर सकती है कि एंटिटी चले कि ना चले, बंद हो जाए, ठीक है। ये दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मिसलेनियस है, उसमें से अपनी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि 1 2 तो हमने ऊपर कर ली, तीसरी है कि ऐसे 200 के हिसाब से इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ रखा था, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑडिटर को मुश्किल आएगी डिटेक्ट करने में ये क्या अपना मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और चौथा पॉइंट है कि ऑडिटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर को इवेंट और आउटकम को। और 5वां पॉइंट ये बोलता है कि अगर हमने रेफरेंस नहीं दिया ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, हमने रेफरेंस नहीं दिया या फिर हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी है कि हाँ गोइंग कंसर्न चलेगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, auditor responsibility. First responsibility, to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude appropriateness of management use of going concern basis of accounting. Point 2, to conclude based on above audit evidence obtained whether a material uncertainty exists which may cast doubt on entity's ability to continue as a going concern. Point 3, as per Asset 700, due to potential effect of inherent limitations, auditor's ability to detect material misstatement are greater. Point 4, auditor cannot predict future event and outcomes. Point 5, absence of reference to material uncertainty in audited report cannot be viewed as a guarantee as to entity's ability to continue as a going concern. हमने ऊपर देखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन करना एविडेंस। ये कैसे ऑब्टेन करेगा? वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। इस ऐसे में 2 तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले होता है अपना रैप, जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि क्या कोई इवेंट और कंडीशन है, और दूसरा ऑडिट प्रोसीजर वो लगाएगा जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया तब, ठीक है। तो टॉपिक 4 बात करता है अपने रैप के बारे में, और टॉपिक 6 बात करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया इवेंट और कंडीशन। ये बेसिक याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉपिक 4 की। टॉपिक 4, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पहले 2 पॉइंट इसमें, टोटल 3 पॉइंट है रैप में, तो पहले 2 पॉइंट इसमें लिंक हैं क्योंकि दोनों में बात हो रही है इवेंट और कंडीशन की, और फिर तीसरा पॉइंट अलग है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर रैप परफॉर्म करेगा ताकि वो आइडेंटिफाई करे इवेंट कंडीशन को। सेकंड पॉइंट बात करता है ऑडिटर रिमेन अलर्ट रहेगा, यानी कि पूरे जो अपना ऑडिट के थ्रू आउट वो अलर्ट रहेगा ताकि कोई एविडेंस, ऑडिट एविडेंस उससे मिस ना हो जाए इवेंट और कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट लिंक है क्योंकि दोनों में इवेंट कंडीशन की बात हो रही है। पॉइंट 3 बात करता है कि क्या ऑडिटर ने और क्या मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये क्या होते हैं? हमने देखा था कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असेस करना गोइंग कंसर्न को। तो क्या मैनेजमेंट ने परफॉर्म कर रखा है तो क्या करेगा ऑडिटर, और परफॉर्म अगर नहीं किया तो क्या करेगा ऑडिटर। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन परफॉर्मिंग रैप एज पर ऐसे 315, ऑडिटर शॉल कंसीडर वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट विच में कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। पॉइंट 2, ऑडिटर शॉल रिमेन अलर्ट throughout the audit for obtaining audit evidence of event or condition that may cause doubt on entity's ability to continue as a going concern. यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, क्योंकि यहाँ पे अलर्ट होने की बात हो रही है। पॉइंट 3, इन डूइंग सो determine whether management has already performed preliminary assessment of entity ability to continue a going concern. Case 1, if assessment is performed by management, ऑडिटर को 3 चीज़ें करनी है, डिस्कस, आइडेंटिफाई और प्लान मैनेजमेंट का। सबसे पहला चीज़ करनी है ऑडिटर को डिस्कस द असेसमेंट विद मैनेजमेंट। दूसरा, डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैव आइडेंटिफाइड इवेंट और कंडीशन। तीसरा, इफ द मैनेजमेंट हैव आइडेंटिफाइड द इवेंट कंडीशन, तो तीसरा मैनेजमेंट्स प्लान टू एड्रेस देम। ये 3 चीज़ें होंगी। केस 2, इफ असेसमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, तो इसमें 2 चीज़ करेगा ऑडिटर। पहला, डिस्कस विद मैनेजमेंट बेसिक्स ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा, इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट ECWG वेदर एनी इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट विच में कास्ट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी गोइंग कंसर्न। हमने टॉपिक 4 में देखा कि रैप परफॉर्म करेगा ऑडिटर, और उससे देखेगा कि क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया कि नहीं किया, ठीक है। ये पता करेगा ऑडिटर। टॉपिक 4 ने ये बात बोला। टॉपिक 4, 5 और 6 को लिंक करते हैं। टॉपिक 4 बात करता है जो अपनी असेसमेंट है मैनेजमेंट की उसको आइडेंटिफाई करो क्या उन्होंने परफॉर्म किया। टॉपिक 5 बात करेगा अगर तुमने पता लग गया कि उन्होंने परफॉर्म किया उसको इवैल्यूएट करो क्या सही है कि गलत है। और टॉपिक 6 बात करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जब तुम्हें पता लग गया है कि इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं टॉपिक 5 की, इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। हाउ ऑडिटर विल इवैल्यूएट वेदर द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इज गुड और नॉट, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है।
इसमें टोटल 5 पॉइंट है, सॉरी इसमें टोटल 5 पॉइंट है, पहले 3 पॉइंट अलग अलग हैं और लास्ट के 2 पॉइंट लिंक हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट बात करता है कि, पहला पॉइंट हिंदी बताऊँ तो पहला पॉइंट बात करेगा कि जो एवेल्यूशन है वो की पार्ट है, वो ज़रूरी है ऑडिटर की कंसिडरेशन के लिए, ऑडिटर के लिए ज़रूरी है चीज़, ठीक है। पॉइंट 2 बात करेगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रेक्टिफाई करना, किस चीज़ को, मान लो कि ऑडिटर असेसमेंट करता है, सॉरी मैनेजमेंट असेसमेंट करता है गोइंग कंसर्न का, अब उसने असेसमेंट करी है, उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया कि नहीं किया, ठीक है, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है। और पॉइंट सी बात करेगा कि जो इवैल्यूएशन करेगा, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है इवैल्यूएट करना मैनेजमेंट असेसमेंट को, तो उसको इवैल्यूएट करने में ऑडिटर किन किन चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा, वहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, पैप, पी से आएगा प्रोसेस जो कि मैनेजमेंट ने फॉलो किया, ए से आएगा अजम्पशन जो कि मैनेजमेंट ने लेके चला था मैनेजमेंट जब वो अपना असेसमेंट कर रहा था, और पी यानी कि मैनेजमेंट का प्लान क्या होगा फ्यूचर एक्शन के लिए और क्या वो फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। और लास्ट के 2 पॉइंट लिंक है जो मैं बोल रहा था वो अपने कवर करते हैं, मतलब कि वो बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, कि मैनेजमेंट जो असेसमेंट की है वो सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए जो ऑडिटर चेक करेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट असेसमेंट की है गोइंग कंसर्न की 1 साल के लिए, पिछले 1 साल के लिए, तो ऑडिटर जो उसको चेक करेगा इवैल्यूएट करेगा वो भी उसी साल के लिए करेगा, ठीक है। और अगर वो 1 साल से कम है यानी कि 12 महीने से कम है, 0.5 बात करता है कि अगर वो 12 महीने से कम है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई 12 महीने तक कम से कम अपनी असेसमेंट को बढ़ाओ, 12 महीने से नीचे ऑडिटर किसी भी हाल में नहीं जाएगा अपने इवैल्यूएशन में। पार्ट 1 इवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, टॉपिक 5, इसमें फर्स्ट पॉइंट, auditor shall evaluate management assessment of entities ability to continue as a going concern. Management assessment is a key part of auditor consideration of management use of going concern. Point 2, it is not auditor's responsibility to rectify lack of analysis by management. Therefore auditor can determine the appropriateness of management use of going concern even if there is lack of detailed analysis by management, ठीक है। Point 3, in other circumstances, evaluating management assessment of entities' ability to continue as going concern may include evaluation of PAP. P से आएगा process management followed to make its assessment. A से आएगा assumption on which assessment is based. और लास्ट के P से आएगा management's plan for future action and whether such plan are feasible. Point 4. In evaluating management assessment of going concern, auditor shall cover same period as used by management. Point 5, if management assessment cover less than 12 months from date of financial statement, not from any other date, from date of financial statement, then auditor shall request the management to extend its assessment to at least 12 month. जैसे कि हमने बात किया था कि ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैप जो कि हमने किया टॉपिक 4 में, अब हम करेंगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टॉपिक 6 में, जब इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जो हम रैप परफॉर्म करते हैं टॉपिक 4 में वो आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि आइडेंटिफाई कर ले हम कम से कम, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें पाँच पॉइंट हैं, ठीक है, पहले 2 पॉइंट लिंक है। पहला पॉइंट बात करता है और क्या करना है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में, ठीक है। तो टॉपिक 6 एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसमें पाँच पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट का प्लान क्या फ्यूचर एक्शन के लिए, और क्या वो 2 चीज़ें कर पाएगा, पहली चीज़ क्या कि इंप्रूव कर पाएगा सिचुएशन को, और दूसरा क्या वो फिजिबल है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो पहले पॉइंट में तुम बोल रहे हो ना कि हाँ मैनेजमेंट का प्लान क्या है, उस प्लान के लिए रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से WR कि क्या वो प्लान इंप्रूव करेगा फ्यूचर एक्शंस को और क्या वो फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में आपने ये देखना है, दूसरे में उसी चीज़ का WR लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं किया असेसमेंट तो उनको रिक्वेस्ट करो परफॉर्म करें। चौथा पॉइंट बोलता है कि अगर एंटिटी ने प्रिपेयर किया कैश फ्लो फोरकास्ट, यानी कि कैश फ्लो फोरकास्ट यानी कि आने वाले साल में 1 साल 2 साल में कितने आउटफ्लो होगा कितना इनफ्लो होगा, अगर एंटिटी ने परफॉर्म किया है हाँ तो उसको कंसीडर करो, ठीक है, उसको देखो और ये देखो कि क्या 2 चीज़ें, पहला कि क्या वो रिलायबल है और डाटा, फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि इनफ्लो हमारी आएगी 10 करोड़ की फ्यूचर में, फोरकास्ट है, ठीक है, तो क्या वो रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी देखनी है पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये देखनी कि क्या वो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अजम्पशन है, अजम्पशन अगर तुम ले रहे हो क्योंकि ये तो फोरकास्ट है सारा अजम्पशन पे बेस्ड है, तो अजम्पशन की एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय फोरकास्ट, मतलब कि फोरकास्ट जो तुम कर रहे हो वो अच्छे से सपोर्ट कर रखे ना अजम्पशन से। और 5वां पॉइंट बात करता है कोई भी एडिशनल इफेक्ट और इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट या फिर ऑर्डर को अवेलेबल होती है जो कि हेल्प कर सकती है ऑडिटर के, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टॉपिक 6। सबसे पहला पॉइंट 1 where management point 1 evaluating management's plan for future action, whether such plan are going to improve situation
and whether management plan are feasible. Point 2, requesting written representation from management and TCWG regarding their plan for future actions and feasibility of such plan. Point 3, where management has not yet performed assessment of the entity's ability to continue a going concern, auditor shall request management to make its assessment. Point 4, where entity has prepared cash flow forecast and analysis of forecast is a significant factor in considering future outcome and event. Auditor shall evaluate first point evaluate reliability of underlying data to prepare forecast, and second point, determine whether there is adequate support of assumption underlying forecast. Point 5, consider whether any additional fact or information becoming available since the date of management made is assessment. अब आते हैं टॉपिक 7 पे जो बात करता है ऑडिटर के कंक्लूजन की। ठीक है, ऑडिटर ने यहाँ पे सब कुछ कर चुका है, मतलब कि उसने जो करना कर चुका है अब वो कंक्लूड करेगा। ठीक है, कंक्लूजन में 3 पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले 2 पॉइंट होंगे वही जो सेम है हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना और कंक्लूड करना कि क्या अपना मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो अलग है, वो डिफाइन करता है, फिर डेफिनेशन देता है मटेरियल अनसर्टेनिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। टॉपिक 7, ऑडिटर्स कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट, auditor shall evaluate whether sufficient and appropriate audit evidence obtained and conclude whether appropriateness of management use of going concern basis of accounting is appropriate. Point 2, based on audit evidence obtained, conclude whether material uncertainty exists relating to event condition that may cast doubt on entity's ability to continue as a going concern. Point 3, material uncertainty exists when दो चीज़ें, magnitude of impact, दूसरी चीज likelihood of occurrence. Point 3, material uncertainty exists when magnitude of impact and likelihood of occurrence is such that appropriate disclosure is necessary. Topic 8, adequacy of disclosure. अब यहाँ पे देखना है, जैसा कि हमने बोला कि ऑडिटर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट यूज़ करिए गोइंग कंसर्न बेसिस, क्या वो अप्रोप्रिएट है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, करती है, अगर करती है तो फिर उसको एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया। ठीक है, तो हम बात करेंगे टॉपिक 8 में कि क्या डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं है। टॉपिक 8, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, going concern is appropriate but material uncertainty exists, auditor shall determine whether financial statement। ठीक है, तो ऑडिटर को अब देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 नहीं ये 2 चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, टॉपिक 9 में, टॉपिक 8 में एडिक्वेसी डिस्क्लोजर की बात हो रही है, डिस्क्लोजर क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोज किया गोइंग कंसर्न को या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इसको देखना है ऑडिटर को, ये उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए उसको 2 चीज़ देखनी है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉइंट ए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज इवेंट और कंडीशन that may cast a doubt on entity's ability to continue a going concern, and management plan to deal with these event and condition. Point B, disclose clearly that there is a material uncertainty related to event or condition that may cause doubt on entity's going concern, and entity may be unable to realize its asset and discharge its liability in normal course of business। ठीक है, तो पॉइंट टाइम में हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करती है इवेंट कंडीशन को, और मैनेजमेंट का प्लान क्या है उसको डील करने के लिए। इवेंट कंडीशन डिस्क्लोज किया और उसको डील करने के लिए प्लान किया। पॉइंट बी में हमने बोला कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसके कारण एंटिटी अपनी एसेट को रियलाइज शायद ना कर पाए और अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज ना कर पाए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, लास्ट टॉपिक 9, इम्प्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी कि अब ओपिनियन देने की बारी आ रही है। ठीक है, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला, यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न ही इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये देखना कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर हमको कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन देंगे। केस 2 वो बात करता है कि जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं किया, असेसमेंट ही नहीं किया तो फिर हम डिस्क्लेमर देंगे क्योंकि हम ओपिनियन देने के लायक नहीं है। ठीक है, और केस 3 है जो बात करता है कि मैनेजमेंट यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। अच्छा, अप्रोप्रिएट है, हाँ। अब इसमें 2 केस बनते हैं कि अगर वो अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न, ठीक है, और हमको मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली है। ठीक है, ये कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी चेक करना कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो हमको मिल गई है। ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और हमने उसके लिए डिस्क्लोजर भी दिया है। केस 1,
केस 2 मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हमने उसके लिए डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में ये होगा कि ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि गोइंग कंसर्न बेस अप्रोप्रिएट है, ठीक है। लेकिन ऑडिटर शॉल इंक्लूड सेपरेट सेक्शन इंक्लूडिंग हेडिंग ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, यानी कि मुर्ग पैरा में ऑडिटर एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। टू व्हाट, टू दो चीज़ें, ठीक है। किसके लिए करेगा, दो चीज़ों के लिए, ठीक है। पहला ए, ड्रॉ अटेंशन टू नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज द मैटर, यानी कि जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया हमने कि अपना मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उसके लिए वहाँ पे हम अटेंशन ड्रॉ करेंगे। और पॉइंट बी, ऑडिटर स्टेट करेगा कि इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करती है जिससे डाउट हो सकता है एंटिटी गोइंग कंसर्न को, एंड ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर, ठीक है। उसके बाद केस 2 में आएगा जहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन हमने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट है मतलब कि ए चीज़ क्या करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करना पड़ेगा एडवर्स या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एज पर 705, एंड बी क्या करना पड़ेगा,